तो चलिए अब हम CV2 स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं वो डीप में पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसी डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो तरह के होते हैं, गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल कुछ इस तरह से दिखता है। गैल्वेनिक सेल किसी भी स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन की केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो कि कुछ इस तरह से दिखते हैं, ये सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके एक नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन कराते हैं, और यही इन दोनों सेल्स में मेन डिफरेंस होता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल दो इलेक्ट्रोड से बना होता है, जिसमें पहला इलेक्ट्रोड होता है एनोड। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ जिंक एनोड इलेक्ट्रोड यूज लेते हैं। जिंक रॉड को जिंक के सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप करके बनाया जाता है। जब यह सेल काम करता है तो जो जिंक मेटल के एटम्स हैं वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं और Zn2+ आयन में कन्वर्ट होते हैं। इसको हम इस रिएक्शन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस इलेक्ट्रोड को हम एक रेडॉक्स कपल कहेंगे। दूसरा इलेक्ट्रोड होता है कैथोड। फॉर एग्जाम्पल यहां हम कॉपर इलेक्ट्रोड का एग्जाम्पल लेंगे, जिसको कि कॉपर की रॉड को कॉपर के सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप करके बनाया जाता है। जब ये सेल काम करता है तो जो साल्ट सॉल्यूशन में Cu2+ आयन प्रेजेंट हैं वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं और कॉपर में कन्वर्ट होते हैं, और कॉपर में कन्वर्ट होके वो इस कॉपर की रॉड के ऊपर डिपॉजिट होने लगते हैं। तो इस रिएक्शन को हम इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। इस इलेक्ट्रोड को भी हम इसलिए एक रेडॉक्स कपल कहेंगे। तो यहाँ अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो एनोड पर जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तथा इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं। उसी प्रकार कैथोड पर Cu2+ का रिडक्शन हो रहा है और इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम हो रहे हैं। और अब अगर हम इन दोनों कंटेनर्स को एक वायर से कनेक्ट कर दें और बीच में वोल्टमीटर लगा दें तो हम ये देखेंगे कि इस वोल्टमीटर में रीडिंग शो होती है। दैट मीन्स इस वायर के थ्रू करंट पास होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एनोड से कैथोड की ओर फ्लो करने लगते हैं। तो कहने का मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स एनोड से रिलीज हो रहे हैं वो वायर के थ्रू पहुंचते हैं कैथोड तक, और कैथोड पे वो इलेक्ट्रॉन्स Cu2+ आयंस के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं, जिससे उनका रिडक्शन कॉपर मेटल में होता है और वह मेटल रॉड के ऊपर डिपॉजिट होता है। तो अब अगर इस पूरे प्रोसेस की ओवरऑल रिएक्शन लिखना चाहें तो वो कुछ इस प्रकार से होगी कि जिंक यहाँ कन्वर्ट हो रहा है Zn2+ आयन में, दैट मीन्स जिंक का यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। उसी प्रकार Cu2+ आयन यहाँ कन्वर्ट हो रहा है कॉपर मेटल में, मतलब उसका यहाँ रिडक्शन हो रहा है। अब अगर इस कंटेनर को हम कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ दें तो कुछ समय पश्चात इसमें ये जो रिएक्शंस हो रही हैं वो धीरे धीरे स्लो डाउन होती जाएंगी, और एक टाइम पे यह सेल में जो रिएक्शन हो रही है वो पूरी तरह से बंद हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं, एनोड और कैथोड, उन पर चार्जेस एक्युमुलेट होने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एनोड में जो जिंक +2 आयंस प्रेजेंट हैं सॉल्यूशन में, वो एक्युमुलेट होने लग जाते हैं जिंक रोड के चारों ओर। उसी तरह से जो हमारा कैथोड है उसमें जो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हैं सॉल्यूशन में, फॉर एग्जांपल यहाँ पर नाइट्रेट आयंस हैं, वो हमारी कॉपर रोड के चारों तरफ एक्युमुलेट हो जाते हैं, और इससे यह सेल पूरी तरह से प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता है। तो इस सेल को अच्छी तरह से वर्क कराने के लिए हमको या तो इन आयंस का एक्युमुलेशन रोकना होगा या फिर इन आयंस को न्यूट्रलाइज करना होगा। इसके लिए हम यूज करते हैं साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज में प्रेजेंट नेगेटिव आयंस हमारे एनोड के सॉल्यूशन में प्रेजेंट Zn2+ आयंस के साथ रिएक्शन करके उनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। उसी प्रकार साल्ट ब्रिज में प्रेजेंट पॉजिटिव आयंस हमारे कैथोड के सॉल्यूशन में प्रेजेंट नाइट्रेट आयन के साथ रिएक्शन करते हैं और उनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और इस तरह से साल्ट ब्रिज हेल्प करता है इस सेल को प्रॉपरली वर्क करने में। अब अगर ये हमारा गैल्वेनिक सेल काफी समय तक काम करता रहे, काफी समय बाद हम ये ऑब्जर्व करेंगे
कि गैल्वेनिक सेल में हमारी जो एनोड पर मेटल रॉड प्रेजेंट थी उसकी थिकनेस काफी कम हो जाती है। उसी प्रकार से जो मेटल रॉड हमारी कैथोड पर प्रेजेंट थी उसकी थिकनेस काफी बढ़ जाती है, क्योंकि एनोड वाली मेटल रॉड से मेटल आयंस की फॉर्म में रिलीज होता है, जबकि कैथोड वाली मेटल रॉड पर मेटल डिपॉजिट होता है। काफी सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर ये याद रखने में काफी प्रॉब्लम होती है कि गैल्वेनिक सेल में किस इलेक्ट्रोड पर कौन सी रिएक्शन होती है और किस इलेक्ट्रोड पर कौन सा चार्ज प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर इसको हम एक ट्रिक से याद रख सकते हैं। वो ट्रिक है एक वर्ड जो कि है LOAN, लॉन। दैट मीन्स लेफ्ट वाला जो इलेक्ट्रोड होता है गैल्वेनिक सेल में उसके ऊपर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, और जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है उस इलेक्ट्रोड को हम एनोड बोलते हैं। अब क्योंकि एनोड पर इलेक्ट्रॉन्स हमेशा रिलीज होते हैं तो एनोड हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है। आई होप इस ट्रिक की हेल्प से आप गैल्वेनिक सेल पर हो रही रिएक्शंस को इजीली याद रख पाओगे। अब देखते हैं कि ये जो साल्ट ब्रिज है हमारा, इसका गैल्वेनिक सेल में एक्चुअली में कितना बड़ा रोल होता है। तो जो हमारा साल्ट ब्रिज होता है वो एक यू शेप की ट्यूब होता है जिसके अंदर एक केमिकली इनर्ट सॉल्ट भरा होता है। केमिकली इनर्ट सॉल्ट से हमारा मतलब है कि वह सॉल्ट या उसके आयंस हमारी जो गैल्वेनिक सेल में रिएक्शन हो रही है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल KCl, NaCl और KNO3। और जो हमारा सॉल्ट ब्रिज होता है उसमें जो कैटायंस और एनायंस की मोबिलिटी है वो इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि तभी वो इक्वल स्पीड से मूव करके हमारे दोनों कंटेनर्स हैं, कैथोड वाला कंटेनर और एनोड वाला कंटेनर्स, उनमें जो चार्जेस हैं उनको इक्वली रेट से न्यूट्रलाइज कर पाएंगे। उसके अलावा सॉल्ट ब्रिज गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रिकल सर्किट को भी कंप्लीट करता है तथा एक्युमुलेटेड आयंस को न्यूट्रलाइज करके यह दोनों इलेक्ट्रोड्स की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन भी रखता है। तो इस प्रकार से हमारा सॉल्ट ब्रिज पूरी सेल रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को भी मेंटेन करता है। तो यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि सॉल्ट ब्रिज गैल्वेनिक सेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अब हम देखते हैं कि गैल्वेनिक सेल्स को IUPAC में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि गैल्वेनिक सेल्स को बार बार ड्रॉ करना या फिर इनकी बार बार कंप्लीट रिएक्शंस लिखना काफी टफ हो जाता है। इसीलिए हम इनका IUPAC रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं। अगर हम जिंक कॉपर इलेक्ट्रोड्स के गैल्वेनिक सेल का एग्जाम्पल लें तो हम ये जानते हैं कि उस सेल में एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, जिसमें जिंक का ऑक्सीडेशन Zn2+ आयंस में होता है, और इस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन भी कहते हैं। इस रिएक्शन का IUPAC में नोटेशन कुछ इस तरह से होता है, जिसमें हमने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से एक वर्टिकल लाइन से सेपरेट किया है और आयन की कंसंट्रेशन को राउंड ब्रैकेट्स में आयन के साथ लिखा है। उसी तरह से अगर हम कैथोड की बात करें तो इस सेल में कैथोड पर रिडक्शन रिएक्शन हो रही होती है, और वह रिएक्शन होती है Cu2+ इलेक्ट्रॉन्स एक्युमुलेट करके कॉपर में कन्वर्ट होता है। इस रिएक्शन को हम रिडक्शन हाफ रिएक्शन भी बोलते हैं, और IUPAC नोटेशन में इस रिडक्शन हाफ रिएक्शन को हम कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पर हम हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट से एक वर्टिकल लाइन से सेपरेट करते हैं और आयन की कंसंट्रेशन को राउंड ब्रैकेट्स में आयन के साथ ही लिखते हैं। अब अगर हम इस सेल में हो रही ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो ओवरऑल रिएक्शन कुछ इस प्रकार हो रही है, जिसमें जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है Zn2+ आयन में और Cu2+ आयन्स रिड्यूस हो रहे हैं Cu में। तो अब अगर इस ओवरऑल सेल रिएक्शन को हम IUPAC नोटेशन में रिप्रेजेंट करना चाहें तो कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसमें हमने एनोड पर हो रही रिएक्शन को पहले लिखा है और उसके बाद में कैथोड पर हो रही रिएक्शन को, क्योंकि गैल्वेनिक सेल में एनोड भी लेफ्ट साइड मतलब पहले प्रेजेंट होता है। इन दोनों रिएक्शंस के बीच जो दो पैरेलल वर्टिकल लाइंस प्रेजेंट हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं
साल्ट ब्रिज को, क्योंकि एनोड और कैथोड इसी साल्ट ब्रिज के द्वारा एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं।